Hello everyone. So today we will cover module 4 that is part of your operating system, and the topic is secondary memory storage structure. So basically in this whole module we are going to study about secondary memory, but in this particular lecture we are going to study about the storage structure, right? And its hierarchy. So this is one type of question that can come in exam, that is compare the different memory hierarchies, right? So you can see in this that we have different memory elements, right? तो हम देख सकते हैं, see this is registers, then we have cache, then we have main memory, and these electronic disk, magnetic disk, optical disk, and this magnetic tape. All these four broadly comes under your secondary memory only. So you can write simply secondary memory, or if you remember the subparts, then you can write the names also. Okay. So now let's focus on these arrows also. Now this is going from up to down. It means its value is decreasing, right? Access time is increasing, right? And here also the size is increasing, and here the cost is increasing from bottom to up, right? So let's understand. So you must have studied computer architecture and you must have also studied memory in the third module. तो जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, जो हम कहाँ यूज करते थे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते थे तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, राइट? तो हम कहते थे कि वी ऑल्सो हैव हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग. तो उसमें हम क्या करते थे कि 3 वेरिएबल से भी स्वैप कर सकते थे, और वी ऑल्सो हर्ड अ प्रोग्राम ऑफ 2 वेरिएबल्स, जिससे 2 वेरिएबल में भी हम स्वैपिंग कर सकते हैं. तो वो हमने इसलिए समझा था ताकि हम मिनिमम वेरिएबल्स को यूज करें, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड साइज की होती है और रजिस्टर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, राइट? तो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज योर रजिस्टर्स. अगर इसकी साइज की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है, तो सबसे कम साइज होता है रजिस्टर्स का, ठीक है? और अगर एक्सेस टाइम की बात करें, एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हम इनको एक्सेस करते हैं एज ए मेमोरी एलिमेंट, तो ये सबसे फास्ट होता है. रजिस्टर इज द फास्टेस्ट, एज वेल एज उसका साइज भी बहुत लिमिटेड होता है. बट देखिए अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे, नीचे से ऊपर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये सबसे कॉस्टली होते हैं. इसलिए हमें अपने कंप्यूटर, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, हमें रजिस्टर्स को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश. अगर हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये रजिस्टर के साइज से थोड़ा बड़ा होता है. अगर आप यहाँ देखेंगे साइज है बढ़ रहा है नीचे, राइट? तो जो कैश है उसका साइज रजिस्टर से थोड़ा बड़ा होगा, और इसका ऑब्वियसली कॉस्ट, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा था तो इसका कॉस्ट रजिस्टर से थोड़ा कम होगा, और इसका एक्सेस टाइम भी रजिस्टर से थोड़ा ज्यादा होगा. यानी कि अगर हम इस पे काम करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो होगा एज कम्पेयर टू रजिस्टर्स, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड मेमोरी एलिमेंट, दैट इज मेन मेमोरी. अब अगर मेन मेमोरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर से क्या होगा, जो मेन मेमोरी है उसका साइज कैश मेमोरी से ज्यादा होगा, और कैश मेमोरी का रजिस्टर से ज्यादा है, राइट? तो आउट ऑफ ऑल दीज 3, मेन मेमोरी हैज द लार्जेस्ट साइज. एंड अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट भी जो होगा ना, इसका थोड़ा सा रिड्यूस्ड होगा कैश मेमोरी से, क्योंकि कैश और रजिस्टर मेन मेमोरी से फास्टेस्ट है, ठीक है? अगर हम एक्सेस टाइम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर इसका कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो इसका एक्सेस टाइम भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा लगेगा हमें, क्योंकि जितनी महंगी चीज होगी, अगर आप देख सकते हो कि बिल्कुल बहुत अच्छे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी एक्सेस टाइम, उनका डिस्प्ले, सब कुछ बहुत फास्ट होता है, तो कॉस्ट भी तो ज्यादा है ना. अगर किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा है तो उसका एक्सेस टाइम जो होगा ज्यादा लगेगा, मतलब कम लगेगा. और अगर कॉस्ट कम है, मतलब थोड़ा बहुत सिंपल सा फोन है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास अगर आप उसको एक्सेस करने लगो तो बहुत वो क्या कह सकते हैं हम कि स्लो होगा, राइट? इसका एग्जांपल अभी मैं आगे फ्यूचर में दूंगी. तो हम लेट्स कंप्लीट दिस. अगर हम अभी इन चारों मेमोरी एलिमेंट्स की बात करें तो हम इसको मैं सिंगल सेकेंडरी मेमोरी से रिप्लेस करूंगी. तो अगर हम इस पूरी सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा साइज सेकेंडरी मेमोरी का ही होता है, बट सबसे स्लो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और कॉस्ट भी सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी का होता है. तो 1 मिनट में विल हैव अ क्विक रिव्यू. तो अगर हम इसके साइज की बात करें, साइज की बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज रजिस्टर्स का होता है, और सबसे बड़ा साइज होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का. तो ऊपर से नीचे ये इंक्रीज हो रहा है साइज. कॉस्ट की बात करें तो रजिस्टर सबसे कॉस्टली होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा. और अगर एक्सेस टाइम की बात करें तो सबसे फास्ट रजिस्टर्स होते हैं और सबसे स्लो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये आता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट्स, तो आप सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली और डिस्कस करते हैं.
तो अगर आप जैसे लेट्स से वेट यस, अगर हम रजिस्टर्स की बात करते हैं, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट, बट स्टोरेज ये इसका अगर साइज की बात करें तो यार स्मॉलेस्ट होते हैं, राइट। ये किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिट्स में डेटा स्टोर करते हैं 0 या 1 की फॉर्म में, और इसको हम बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैंने आपको पहले ये एग्जांपल भी दिया कि अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हो, हम इंट ए फ्लोट भी इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो होते हैं ना वेरिएबल्स, इनके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कमिंग टू कैश। कैश ऑब्वियसली साइज जो है उसका रजिस्टर से ज्यादा होता है, बट उसकी स्पीड रजिस्टर से कम होती है, और मेन मेमोरी का साइज कैश से ज्यादा होता है, बट उसकी स्पीड जो होती है कैश से कम होती है। ओके, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम जब इसको थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे तो मेन मेमोरी में इसको मेन मेमोरी को हम अल्टरनेट नेम से बुलाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, and this is further divided into RAM and ROM that you know very well, right? So now let's move to the third element. Now coming to main memory, अगर हम main memory को डिस्कस करते हैं तो आपको ये पता होगा, आपने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें क्या होता है, अगर एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है तो सेकेंडरी मेमोरी में रन नहीं कर सकता, अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, और जो सीपीयू है वो आपका मेन मेमोरी में लोकेटेड होता है। तो इसलिए अगर कोई प्रोसेस जो है अगर सेकेंडरी मेमोरी में, तो आपको उसको स्वैप करके मेन मेमोरी में लाना होगा ताकि वो सीपीयू में एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए ये रेलेवेंस होती है आपकी मेन मेमोरी की। और सेकेंडरी मेमोरी में आप जितना भी चाहे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब आप मेन मेमोरी की बात, अगर हम मेन मेमोरी को डिस्कस करते हैं तो बहुत फास्ट होता है, बट इसका साइज लिमिटेड होता है। इसका सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें मेन मेमोरी तो बहुत लिमिटेड होती है, बट आपकी सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज्यादा मिलती है आपको, और आप कितनी भी एक्सटेंड करवा सकते हो। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो मेन मेमोरी जो होती है वो बहुत ही महंगी होती है, इट्स वेरी कॉस्टली, और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट दैट कॉस्टली एज कम्पेयर टू योर मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेन मेमोरी फीचर, यू नो इट इज वॉलेटाइल, इट मीन्स इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज रिमूव्ड, एंड इसी के रिस्पेक्टिव अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएंगे इसके फीचर्स। ठीक है, अब अगर हम मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो मेन मेमोरी है, अगर हमें कोई, जैसे मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आप किसी प्रोसेस को किस में लेकर आएंगे, मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो कभी कभी क्या होगा, क्योंकि मेन मेमोरी का जो साइज है वो छोटा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत बड़ी है, तो उसमें आप बहुत सारा डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रन करना है मेन मेमोरी में, बट मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है, तो आपने, अगर आपको याद भी होगा, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स भी आपने की थी, तो वो होता क्या था कि आपको पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर रन करना है तो वो मेन मेमोरी में ही रन होगा, तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से पहले हम मेन मेमोरी से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में पुट करेंगे, और उसके बाद जब यहाँ स्पेस वेकेट हो जाएगी तो वो सेकेंडरी मेमोरी से जिस प्रोसेस को हम रन करना चाहते थे उसको हम मेन मेमोरी में लाएंगे, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ स्वैप इन एंड स्वैप आउट from main memory and secondary memory is called as swapping. This is also a very important concept that you should know. Right now secondary memory में मैंने आपको बताया था इसके फर्दर ये एलिमेंट्स होते हैं, बट ये आपका सिलेबस, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट यू शुड नो कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो आपको पता है अगर मेन मेमोरी वॉलेटाइल है तो ये नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि अगर आपका पावर ऑफ भी कर दोगे तब भी आपका जो कंटेंट है वो रिटेन रहेगा। यस, now coming to a simple thing, this is not part of your syllabus, just to make you understand the relevance of your memory. देखिए, आप earlier there used to be HDD, hard disk drive, as a secondary memory हमारे systems में ये use करते थे हम, और ये बेसिकली परमानेंट स्टोरेज सिस्टम होता है कंप्यूटर्स का। ठीक है, बट अब आप लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं काफी सालों से आने लग गया है हमारा SSD। एंड व्हाट इज SSD? SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। और अब आप ये देखिए कि SSD जो है वो HDD के कंपैरिजन में हायरार्की में कहाँ आएगा। ऑब्वियसली ये हायरार्की में अगर हम इसे यूज कर रहे हैं, हमने HDD को रिप्लेस करके SSD यूज करना शुरू किया है क्योंकि ये बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू HDD, बट इसका साइज जो होता है ना, जितना हम HDD अपने सिस्टम में यूज करते हैं उससे बहुत कम होता है, क्योंकि आई ऑल्सो बॉट SSD बेस्ड कंप्यूटर, बट उसमें जो उसकी 128 GB था उसका एक्सटर्नल,
बट उसके बाद वो बहुत इट वाज वेरी कॉस्टली, अराउंड 40,000। तो अगर आपको पता होगा एज ए सेकेंडरी मेमोरी आपके सिस्टम्स में आपके पास 1 टेराबाइट तक भी मेमोरी होती है, बट इतनी मेमोरी अगर आप SSD से अगर स्टोर करेंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आपका लैपटॉप पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब SSD जो होता है बहुत फास्ट होता है, बट इसका साइज जो होता है लिमिटेड होता है, स्मॉल होता है। अगर साइज को इंक्रीज करना चाहेंगे तो उसके साथ ही उसका कॉस्ट भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और SSD जो होते हैं इसमें पावर बहुत कम यूज होती है और ये बहुत कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू HDD, राइट। सो ये भी आप एक रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं कि HDD से ऊपर हायरार्की में क्या आएगा, SSD आएगा, क्योंकि ये इससे फास्ट है। Now let's do one more analysis. Earlier, if you remember, we had the concept of CD and DVD, which is obsolete nowadays. आपके पास पहले हम CD DVD यूज करते थे, तो जब आप बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते थे तो अपने प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी CD DVD में सबमिट करते थे फाइनल ईयर में। बट इसमें होता क्या था, हम इसमें जो हमारा डेटा उसको इरेज नहीं कर सकते थे। बट HDD हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, स्टोर डेटा एज ए मैग्नेटिक चार्ज। सो इसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर, राइट। सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ योर टॉपिक। अगर आपका मेमोरी हायरार्की अगर एग्जाम में आता है तो जितना ये मैंने आपको 3 स्लाइड्स कराई हैं ये आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड इट कैन बी मैक्सिमम 6 मार्क्स क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए अब नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 4th मॉड्यूल। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि अभी हमने क्या किया है, हमने एज ए मेमोरी हायरार्की डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे हैं, चाहे वो रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है। बट यहाँ से अब हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्लाइड से वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी की वर्किंग क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है किस तरह से डिवाइडेड होती है, वो हम आराम से यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारे पास वी हैव प्लैटर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज प्लैटर्स। और प्लैटर्स बेसिकली क्या होते हैं, आप ये देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे राइट साइड में जो आई एम स्क्रॉलिंग हियर। सो सी, ये एक प्लैटर होता है, दिस इज सर्कुलर इन शेप और सर्कुलर मैग्नेटिक प्लेट होता है ये। तो ये शेप इसका सर्कुलर होता है और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये एक मैग्नेटिक प्लेट होती है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ आइदर एल्यूमिनियम और ग्लास सबस्ट्रेट और सेरेमिक। तो इन पर्टिकुलर एलिमेंट से ये बना होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। तो प्लैटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम प्लैटर की बात करें, अगर आप एक प्लेट भी नॉर्मल घर में जो यूज करते हैं, खाना खाते हैं जिसमें, उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है एक प्लेट का अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। इसी तरह इस प्लैटर का भी देखो प्लेट से सिमिलर है, तो आप कह सकते हैं प्लैटर प्लेट, राइट। तो इस प्लैटर का एक अपर सरफेस है एज यू कैन सी और एक लोअर सरफेस है, और दोनों ही सरफेसेस पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक ही प्लैटर है, इट हैज मोर देन 1 प्लैटर्स। वो हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से a collection of platter is there, assembly of platters is there one by one। तो ये एक सब piled up platters होते हैं, और इन सभी platters जो एक साथ ऐसे piled up है उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। इसलिए नाम क्या है, हार्ड डिस्क। तो ये डिस्क क्यों बोली गई है, क्योंकि इट इज अ assembly of platters, राइट। प्लैटर्स के 2 सरफेस होते हैं और दोनों सरफेस क्या होते हैं, हमारा डेटा स्टोर करते हैं। कभी कभी क्या होगा, कुछ हार्ड डिस्क में सिर्फ अपर सरफेस ही स्टोर करेगा या सिर्फ लोअर सरफेस स्टोर करेगा, या फिर दोनों सरफेस भी स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड्स। नाउ अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका कि आपके पास इतने सारे जो आपने प्लैटर्स देखे, इनको होल्ड कौन करेगा, इन सभी प्लैटर्स को एक प्रॉपर तरीके से कौन होल्ड करेगा ना। नेक्स्ट टर्म इज स्पिंडल। नाउ सी ऑल ऑफ यू, स्पिंडल, व्हाट इज स्पिंडल बेसिकली, आपने अभी अभी देखा था, आपके पास ये था प्लैटर्स, दिस इज प्लैटर नंबर 1, सी दिस इज प्लैटर नंबर 2, येलो वन, and the third one, this yellow one is again your platter. So these all circular plates are your platters। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर प्लैटर की 2 लेयर्स होती है, लेयर 1 एंड लेयर 2, सरफेस 1 सरफेस 2, सरफेस 1 सरफेस 2। यानी कि हमारे पास 3 प्लैटर्स हैं और तीनों प्लैटर्स की टोटल सरफेसेस कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल इन पर्टिकुलर प्लैटर्स को होल्ड करता है, अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। सो इट इज अ मोटर दैट होल्ड्स अ प्लैटर, सो इट इज अ
मोटर दैट इज गोइंग टू होल्ड दिस प्लैटर, एंड ये बहुत स्टेबल होती है, तभी तो अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो फिर देयर पोजीशन में चेंज, राइट, दिस दे में डिसबैलेंस, एंड द स्पिंडल इज वेरी रिलायबल एंड इट इज वेरी कंसिस्टेंट, और स्पीड जो होती है ना, इट्स वेरी वेरी फास्ट. And what is generally the speed of spindle? It can be 5400 revolutions per minute. Similarly, 70 to 100 RPM, 9000 RPM, 15,000 RPM to 2000 RPM. So these speeds are very very fast. और अगर हम इसमें डेटा की बात करते हैं तो हम इसमें जो हमारे स्पिंडल्स में जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पिंडल, ओके. और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप किसी हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम में अटैच करते हो कुछ डेटा स्टोर करने के लिए या कुछ यूज करने के लिए, तो आप देखते होगे कि जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है या फिर आवाज आती है आपको, ऐसे बजिंग नॉइज होती है. सो वो बेसिकली इसी की होती है, जब ये मूव करती है ना सारी प्लैटर्स स्पिंडल के थ्रू, तो ये वही नॉइज होती है, ओके. चलिए, अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रैक. अभी हमने क्या पढ़ा था कि वी हैव प्लैटर्स, और प्लैटर्स को होल्ड करने के लिए वी हैव स्पिंडल. अब हमारे पास होता है एक और नया टर्म, दैट इज ट्रैक. ट्रैक क्या होता है? आपने डिफरेंट प्लैटर्स पढ़े, अब बट हम एक प्लैटर की डिटेल स्टडी करेंगे. तो अगर एक प्लैटर हमारे पास होगा सिंपल, उस प्लैटर को हम फर्दर डिफरेंट ट्रैक्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा प्लेग्राउंड जो होता है, अगर आप किसी एथलेटिक्स ग्राउंड में जाएंगे तो वहां पे जब आप रिले रेस करते हो तो इस तरह से क्या होता है, ये मान लीजिए प्लेयर 1 का सरफेस है जिसपे वो रन करेगा, ये प्लेयर 2 रन करेगा, ये प्लेयर 3 रन करेगा, प्लेयर 4 रन करेगा, राइट. तो इस तरह से पूरा जो सर्कुलर ग्राउंड होता है या इक्लिप्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ट्रैक्स में. ये वही उसी तरह के ट्रैक्स है, वही नाम, वहां से ये नाम यूज किया गया है, ट्रैक्स, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो हमारा प्लैटर है उसके डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं. तो ईच एवरी ट्रैक स्टोर सम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और ये जो ट्रैक होता है ना, जैसे ये आउटर मोस्ट ट्रैक है, ये सेकंड मोस्ट आउटर मोस्ट ट्रैक है, ठीक है, और ये सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट ट्रैक है. तो ये देख सकते हैं आप, इनर मोस्ट ट्रैक है. तो इस तरह से बहुत सारे ट्रैक्स बने होंगे, पर हर ट्रैक में हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे. बट द थिंग इज एवरी ट्रैक इज गोइंग टू स्टोर द सेम इन्फॉर्मेशन. आउटर मोस्ट ट्रैक भी उतना ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा जितना इनर मोस्ट ट्रैक स्टोर करेगा, ठीक है. और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ट्रैक्स हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, क्योंकि इन सभी का सेंटर क्या है, सेम है, बस इन सबकी रेडियस क्या है, डिफरेंट है, ओके. तो अब हम देखेंगे कि जो इनर मोस्ट ट्रैक है, अगर आप नोटिस करोगे इसकी रेडियस तो सबसे स्मॉल होगी, और जो आउटर मोस्ट ट्रैक होगी उसकी रेडियस सबसे लार्जेस्ट होगी. तो कैसे ये सेम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे? तो जो हम मटेरियल यूज करते हैं इनर मोस्ट ट्रैक में, वो जो मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी जो होती है ना बहुत हाई होती है. The innermost track has the smallest radius and outermost track has the largest radius, and I'm saying that both the tracks will save the same information. How is it possible? It is possible because innermost track will be using the element which is having highest density, and outermost track will be using the material which is have least density, okay. तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो यू मस्ट नो कि जो आपके एलिमेंट्स जो जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दे कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा और डिटेल में. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट प्लैटर्स. ये देखा था हमने, ये प्लैटर 1 है, ये प्लैटर 2 है, ये प्लैटर 3 है, और हर प्लैटर का एक अपर सरफेस होता है S1 और अनदर सरफेस होता है S2. तो अगर हमारे पास 3 प्लैटर्स है, टोटल सरफेस कितने हो गए? 6 हो गए. और हर प्लैटर को हम स्पिंडल से होल्ड, मतलब ये जितने भी प्लैटर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ जो प्लैटर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क. और ये पूरी डिस्क को किस तरह से असेंबल किया जाता है? विद दिस स्पिंडल, ओके. और आप ये भी देखेंगे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो हर एक प्लैटर होता है उसको हम ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्लैटर क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, और इसको सर्कुलर सरफेस को हम फर्दर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक योर प्लेग्राउंड. और हर एक जो प्लैटर में जो ट्रैक है वो क्या होता है, सेम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बट जो आउटर मोस्ट ट्रैक होता है उसमें जो एलिमेंट यूज होता है उसकी डेंसिटी लीस्ट होती है, जो इनर मोस्ट होता है उसकी मैक्सिमम होती है, राइट. और आप नोटिस करेंगे कि अगर ये जो सबसे पहले वाला ट्रैक देखिए, प्लैटर नंबर 1, प्लैटर नंबर 2 एंड प्लैटर नंबर 3, अगर प्लैटर नंबर 1 में 128 ट्रैक्स है ना, तो प्लैटर 2 में भी 128 ट्रैक्स होंगे और प्लैटर 3 में भी 128 ट्रैक्स होंगे. सो फॉर दिस यू शुड बी वेरी केयरफुल, राइट. नाउ कमिंग टू अनदर टर्म, दैट इज सिलेंडर. अब आप देख सकते हैं, देखिए अगर हम इन प्लैटर 1, ये सबसे इनरमोस्ट प्लैटर की बात करेंगे,
तो इस इन दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। जो सबसे बाहर वाली जो हमारी सबसे थर्ड जो प्लैटर है उसका भी रेडियस, जो इनर मोस्ट जो हमारे ये क्या है ट्रैक्स हैं, और जो आउटर मोस्ट ट्रैक है, क्योंकि सब में कितने होंगे 128 ट्रैक्स होंगे, तो सबका जो रेडियस है ना वो सेम होगा। तो अगर हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये जो इनर मोस्ट ट्रैक था सभी प्लैटर्स का अगर इनको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से तो एक सिलेंडर बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले का, ब्लू वाले का बन गया, एंड रेड वाले का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वी विल फॉर्म सिलेंडर्स, राइट। नेक्स्ट टर्म इज रीड राइट हेड। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड राइट हेड। नाउ सी अब पूरा स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ चुके हैं, बट अब हमारे पास एक नया टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज रीड राइट R/W हेड। ये जो रीड राइट हेड है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं ना दोनों सरफेस पे रन कर रहा है। जस्ट लाइक अगर आपने देखा होगा आपके पुराने जमाने में होमोफोन होता था, उसमें क्या होता था कि आप जैसे कोई सीडी लगाते थे तो ऊपर से वो उसको रीड करता था और वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है। एग्जैक्टली ये वही है। इसमें क्या होता है अगर आप देख सकते हो, ये आपकी जो है ना ये प्लैटर है, इसके ऊपर भी एक रीड राइट हेड है और एक नीचे भी रीड राइट हेड है। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास एक्चुएटर रीड राइट आर्म होती है जो व्हाइट कलर का मैंने बना रखा है। दिस इज बेसिकली आर्म असेंबली, एंड ये जो दिस पर्टिकुलर लाइन दिस इज कॉल्ड एज एक्चुएटर रीड राइट आर्म, और ये जो पॉइंटेड है ना ये क्या है, रीड राइट हेड है। सो दिस इज व्हाट arm assembly, this white one, this yellow one is called as actuator read write arm, and this pointed triangle is called as read write head which is reading the data. अब एक important बात ये है कि ये जो read write head होता है ना, ये आपके प्लाटर को पूरा पूरा टच नहीं करता। इट कैन नॉट टच द ड्राइव। अगर ये टच करेगा तो इस पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और इट विल क्रिएट बैड सेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ इस वाले डायग्राम में। ये जो हमारा रीड राइट हेड है और जो हमारा प्लैटर है, उन दोनों के बीच में एक गैप है, राइट। सो देयर इज अ गैप बिटवीन रीड राइट हेड एंड प्लैटर। बहुत माइन्यूट सा गैप है जो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, बट गैप होता है, ठीक है। और अगर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बैड सेक्टर्स क्या होते हैं। इफ इट टचेस देन इट विल क्रिएट व्हाट, स्क्रैच, एंड डेटा जो होगा वो करप्ट हो जाएगा। और स्पीड, क्योंकि देखिए स्पीड बहुत हाई होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत फास्टली मूव करते हैं, 5400 आरपीएम और 2000 आरपीएम, तो स्पीड बहुत फास्ट होती है। और गलती से अगर ये क्या कहते हैं, अगर आपके ये रीड राइट हेड जो है अगर ये टच कर देते हैं आपकी किसको, प्लैटर को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बैड सेक्टर क्रिएट हो जाएंगे और जो आपका डेटा जहां पे ये टच हुआ है वो डेटा पूरा का पूरा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपने बहुत बार देखा भी होगा, जस्ट लाइक मेरे साथ भी पिछले साल ऐसा हुआ था कि मेरी जो हार्ड डिस्क है ना रखे एकदम से खराब हो गई थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम जब मैंने यूज किया हो तो इस तरह के बैड सेक्टर क्रिएट हुए हो और वो डेटा करप्ट हो गया हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने हार्ड डिस्क को बहुत केयरफुली संभाल के रखना है, बिकॉज उसके अंदर जो मैकेनिज्म है अगर वो एक बार डिस्टर्ब हो गया तो इट विल बी द डेटा विल बी लॉस्ट। अब द लास्ट टर्म इज सेक्टर। हमने देखा कि वी हैव स्टडीड प्लैटर, we have studied that there are a lot of platters in your secondary memory, and every platter is divided into tracks, and every platter is having the same number of tracks. And what are these tracks? These are concentric circles, right? अब हर एक जो ट्रैक है ना हमारा, देखिए जो आउटर मोस्ट ट्रैक था, फिर इनर मोस्ट ट्रैक, हर एक ट्रैक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, किसमें, सेक्टर्स में फर्दर डिवाइड करेंगे। सो बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज क्या है हमारा, सेक्टर्स है। जस्ट लाइक कि हम अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल, दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एलिमेंट, ओके। तो इसी तरीके से मेमोरी में भी सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होता है जो डेटा स्टोर करता है, वो है सेक्टर्स, राइट। तो अब हम इसको और फर्दर स्टडी करते हैं कि कैसे ये स्टोर करता है। तो दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ योर डेटा स्टोरेज। और अगर हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे ट्रैक की बात करते हैं, आउटर मोस्ट ट्रैक की, तो इसमें क्या है, 512 सेक्टर्स क्रिएट किए गए। देखिए 1 2 3 इस तरह से देयर आर 512 सेक्टर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स जो हैं उसमें सेम क्या होते हैं, हमने ये देखा था ना कि हमारे हर एक प्लैटर में, लेट्स से प्रीवियसली हमने स्टडी किया था 128 ट्रैकर, तो जितने भी प्लैटर होंगे सब में 128 ट्रैक्स होंगे, बट हर ट्रैक फर्दर डिवाइडेड कितने में होगा, 512 सेक्टर्स। तो अगर आउटर मोस्ट में इतने हैं तो इसके बाद ये जो अंदर वाला जो हमारा सेक्टर ट्रैक है इसके अंदर भी 512 सेक्टर होंगे,
और जो इनर मोस्ट ट्रैक होगा ना उसके अंदर भी 512 सेक्टर होंगे, तो सभी में इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इनर मोस्ट एलिमेंट है वो बहुत डेंस होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास प्लैटर है, हर एक प्लैटर में कितने ट्रैक्स है, 128 ट्रैक्स है। हम जानते हैं कि हम मेमोरी को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 टू, अगर टोटल 128 ट्रैक्स है तो 0 टू 127 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रैक्स हो जाएंगे, नंबरिंग। सो अगर हम कहते हैं कि इनर मोस्ट 0 है तो ये बाहर वाला 1, और जो आउटर मोस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। एंड एवरी ट्रैक को हमने कितने में डिवाइड किया, 512 सेक्टर्स। तो ये कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, टोटल सेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर एक ट्रैक के अंदर, if one track is having how many sectors, 512 sectors, then total number of sectors will be multiplied with the total number of tracks. तो अगर हम ये कंप्यूट करते हैं तो हमेशा हमें इसे 2 की पावर में ही कंप्यूट करना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में आते हैं तो यू नो दैट 128 is 2 raised to the power 7 and 512 is 2 raised to the power 9. टोटल 2 raised to the power 16 जो है ना टोटल सेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। देन Now let's understand a very important concept. ये बहुत 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 important है आपके लिए। जब आप डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी करेंगे तो आप बहुत सुनेंगे कि आपने मतलब आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आएगा कि सीक टाइम निकालो, सीक टाइम you have to find out. So there are 2 type of times here, seek time and rotational latency. You should know the difference between them. If I talk about seek time, it is the time required by read-write head to move from one track to another. देखिए आपने देखा था कि ये सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक है, फिर उसके बाद एक अंडर ट्रैक है, फिर ऐसे करते करते इनर मोस्ट ट्रैक है। अगर आप एक ट्रैक में देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये आपका ट्रैक 0 है बाहर वाला। इस ट्रैक 0 से अगर आप इस तरह से अंदर मूव करते जाएंगे इनर मोस्ट की तरफ, अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हैं ऐसे, या फिर ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे सिंपली, तो ये जो मूवमेंट है ना वो फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, दिस इज कॉल्ड एज सीक टाइम। मतलब अगर मुझे ट्रैक 0 से, ये दिस इज द आउटर मोस्ट ट्रैक, ट्रैक 0 से मुझे इनर मोस्ट ट्रैक तक जाना है, तो ये इस तरह का जो मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल या कह सकते हो वर्टिकल, अगर आप ऐसे जाओगे तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, इधर से जाओगे तो वर्टिकल, तो ये जो स्ट्रेट मोशन है दिस इज कॉल्ड एज सीक टाइम। फाइन। तो इसने जैसे यहाँ पे बताया, मैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ, लेट्स से ये तो इनर मोस्ट तो बहुत अंदर जाके है, तो अगर ट्रैक 0 आउटर मोस्ट है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स 128 थे, तो इनर मोस्ट कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। और मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रही हूँ, ट्रैक 0 से, ये लेट्स से इसने पॉइंट किया तो ये कहा ट्रैक 55, तो ट्रैक 0 से ट्रैक 55 तक ऐसे सीधा सीधा जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। और दूसरा टाइम है हमारे पास रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होगा, रोटेशन। अब आप देखो इस टर्म से ही समझ सकते हो, आपको सीक टाइम नहीं भी याद रहता, आप रोटेशनल लेटेंसी याद रखिए। रोटेशनल क्या होता है, एक सर्कल में मूव करेगा। तो अगर आप किसी एक ट्रैक में पहुंच गए, लेट्स से मैं भी ट्रैक 0 से ट्रैक 55 में पहुंच चुकी हूँ, और ट्रैक 55 के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, 512 सेक्टर्स है, हर एक ट्रैक के अंदर 512 सेक्टर्स हैं। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है, जो आउटर मोस्ट ट्रैक है उसको मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है। मेरा रीड राइट हेड करंटली किसमें मतलब पॉइंट कर रहा है, 128 सेक्टर पर, और मुझे कहाँ जाना है, 300 सेक्टर पे। तो देखिए मैं ऐसे एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए जाऊंगी। अगर आप नोटिस करेंगे कि ये इतना बड़ा जो सर्कल है, ये रीड राइट आर्म जो है यहाँ से यहाँ भी जा सकती है और यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, बट स्पीड इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है दिस विल कवर अ लॉट ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो बहुत बड़ा है और यहाँ से आपको कम डिस्टेंस कवर करना है, तो ये अपने आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करके ये वाला ट्रैक ले लेगा। और ये जो बात है ना, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, इसके लिए वी हैव डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, दैट इज FFCFS, SSTF, राइट, स्कैन, सर्कुलर स्कैन। सो वो सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम अभी जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे क्या होगा, ये जितने भी डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है वो ये बताएंगे हमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना है तो हमें कौन सा पर्टिकुलर जो है एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, ठीक है। And then there is one more last term, that is access time. Access time is the total time required, that is seek time plus rotational latency. तो ये तीनों टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सिंपली ये स्ट्रक्चर लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। So this was the second question that discussed about the complete detailed structure of your secondary memory. अब जो हमारा इस मॉड्यूल के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much.